गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है ज्योग्राफी का लेसन फर्स्ट, संसाधन और विकास। 10th क्लास से कहते हैं हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और प्राकृतिक या सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे संसाधन कहा जाता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधन को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव समय संसाधनों की महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं और उन्हें प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है। देखिए, पहले तो ये पिरामिड देखिए, पिरामिड जो ट्रायंगल त्रिभुज बनाई गई है, इसमें देखिए एक तरफ प्रौद्योगिकी, एक तरफ संस्थाएं, एक तरफ भौतिक पर्यावरण और बीच में मानव है। यानी कि मनुष्य इन तीनों चीज़ों का प्रयोग करके कोई ना कोई नई वस्तु बनाता है। अब जब संसाधनों का वर्गीकरण किया गया, उसको देखिए। पहला जो दिया गया है, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, और विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। ये डायग्राम बनाया गया है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन संसाधनों के वर्गीकरण से आता है तो अगर डायग्राम बना दिया जाए तो 6 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर डायग्राम के होंगे भाई। डायग्राम देखिए, संसाधन को 2 भागों में बांटा गया, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक फिर 2 भागों में, नवीकरण और अनवीकरणीय। नवीकरण फिर 2 भागों में, तत्व और जैव। जैव फिर 2 में, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव। अनवीकरण भी 2 में है, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। मानवीय भी 2 में, संरचनागत और मात्राएं गुणवत्ता। संसाधनों के प्रकार हम इन के ऊपर डिस्कस करेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए। उत्पत्ति के आधार, हमने इसके 4 प्रकार जाने थे। उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, विकास के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर, ये 4 प्रकार जाने थे। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 2 है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है। इनमें जीवन व्यापक होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अजैव संसाधन वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने अजैव संसाधन कहलाते हैं, उदाहरण चट्टानें और धातुएं। समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण सौर, पवन ऊर्जा, जल, वन और वन्य जीवन। इन संसाधनों को सतत और प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। अनवीकरण संसाधन कौन से होंगे? समाप्यता के आधार पर बात करें, नवीकरण जो एक बार प्रयोग करने के बाद कुछ समय के बाद दोबारा प्रयोग में लाए जा सके, पुनः पूर्ति जिनकी हो सकती है। और अनवीकरण एक बार प्रयोग करने के बाद जो दोबारा लंबे समय तक प्रयोग में नहीं लाए जा सकते, एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इन्हें बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुण्य चक्रीय और कुछ संसाधन जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं। चक्रीय में जो बन जाएंगे और अचक्रीय जो कभी नहीं बनेंगे, वह एक बार प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं, इन्हें अचक्रीय कहा जाता है। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का स्वामी कौन है, मालिक कौन होगा? संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले सरकार को लगान चुकाते हैं। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों में अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारगाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। आपके परिवार में क्या क्या संसाधन है। दूसरा आता है सामुदायिक, जो पूरे समुदाय के होते हैं। ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की सम्मिलात भूमि, गांव की जो भूमि होती है, पंचायती जो भूमि होती है, उसको सम्मिलात कहा गया है। चारण के लिए भूमि की शमशान भूमि,
तालाब इत्यादि और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। यह उनमें कोई भी खेल सकता है। मान लेते हैं कोई गांव में पंचायती भूमि है या पंचायती प्लेग्राउंड है, उसमें कोई भी खेल सकता है। गांव का किसी ऊंच नीच का कोई प्रतिबंध नहीं होता वहाँ। इसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। राष्ट्रीय संसाधन जो पूरे एक देश के होते हैं। कहते हैं तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। देश की सरकार को कानून अधिकार व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकृत कर सकती है। आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी होती हैं। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार से भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया गया है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्यजीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील यानी कि 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र व इनमें पाए जाने वाले संसाधन भी राष्ट्र की संपदा हैं। अंतर्राष्ट्रीय कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं संसाधनों को नियंत्रण करती हैं। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि देश के साथ लगते हुए 200 मील तक का जो समुद्र है वो एक राष्ट्र के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय के अंदर, उससे परे का जो क्षेत्र रहेगा वो सभी के लिए, वो उसकी इजाजत लेने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति चाहिएगी। विकास के स्तर के आधार पर संभावी, जिनकी संभावना होती है, ये वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया होता। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है अभी। विकसित ये वे संसाधन हैं जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उन्हें उपयोग और गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है। विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। भंडार, पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हों परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार में शामिल हैं। उदाहरण के लिए जल 2 गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन जाता है परंतु इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं है। संचित कोष यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीक का ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयोग किया जा सकता है परंतु वर्तमान समय में इसका प्रयोग सीमित पैमाने पर हो रहा है और इस प्रकार बांधों में जल, वन और संचित कोष है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। भाई, संसाधनों का विकास। संसाधन जिस तरह मनुष्य के जीवन में यापन के लिए अति आवश्यक है उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इनका अंधाधुंध उपयोग किया है जिससे निम्नलिखित मुख्य समस्याएं पैदा हो गई। कुछ व्यक्तियों के लालच और संसाधनों का हास का मतलब होता है पतन होना। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए हैं जिससे समाज दो हिस्सों संसाधन संपन्न और संसाधनहीन, अमीर और गरीब में बंट गया है। भाई क्वेश्चन है भाई, ये 3 नंबर के लिए हो सकता है। संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग करने से क्या समस्याएं आती हैं। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गए जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत क्षय, अवक्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण इत्यादि। मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज के न्यायिक संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। यदि कुछ ही व्यक्ति और देशों के द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन जारी रहा तो हमारी प्रगति का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए संसाधनों को उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। सतत अस्तित्व सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का ही एक हिस्सा है। सतत पोषणीय विकास का इंपॉर्टेंट 2 नंबर के लिए क्वेश्चन है। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर के लिए। जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के एक शहर रियो डी जेनेरो में इकट्ठे हुए थे अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन के लिए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन में जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई।
एजेंडा 21 क्या था भाई? यह घोषणा 1992 में ब्राजील से रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन में की गई थी। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना था। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं और सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। संसाधन नियोजन, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। इसलिए भारत जैसे देश में जहाँ संसाधनों की उपलब्धता में बहुत अधिक विविधता है, यहाँ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ एक तरह के संसाधनों की प्रचुरता है परंतु दूसरे तरह के संसाधन की कमी है। यानी कि जो संसाधन हमारे यहाँ कम है और दूसरे देश से में ज़्यादा है, हम वहाँ से मंगवाते हैं। जो हमारे यहाँ कम है, जो वहाँ कम है, यहाँ से भेज देते हैं। उदाहरण इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रांतों में खनिज और कोयले के प्रचुर मात्रा में भंडार हैं। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में है परंतु मूल विकास की कमी है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत है लेकिन जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ता है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसलिए राष्ट्र, प्रांतीय, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। भारतीय संसाधन नियोजन कैसा है? जटिल प्रक्रिया है। इसके निम्नलिखित सोपान है। सोपान का मतलब होता है निम्नलिखित पद है, निम्नलिखित स्टेप हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणवत्ता और मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना है। दूसरा, संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। तीसरा, संसाधन विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय का मतलब होता है तालमेल स्थापित करना आपस में। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए थे। भाई, किस क्षेत्र के विकास में के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेशों में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षक रहे थे। उपनिवेशकारी देशों में बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण, उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करना। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वहाँ उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? भाई, किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं परंतु संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं के बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरण, गांधी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए। संसाधनों के संरक्षण के लिए गांधी जी के विचार क्या थे? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटियां भरने के लिए नहीं है। ये बात गांधी ने कही थी भाई। इसके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हास के लिए लालची, स्वार्थी व्यक्ति और आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। ये अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और उनके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। भाई, ये देखिए छोटे छोटे अक्षरों में कुछ दिखाया गया है। 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी संसाधन संरक्षण की वकालत। 1974 में सुमेसर ने अपनी पुस्तक स्माइल इज़ ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन की एक बार फिर से पुनरावृत्ति की थी। 1987 में ब्रूटलैंड आयोग रिपोर्ट द्वारा वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान दिया गया था। भाई, फिर इस रिपोर्ट में सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की थी। इसके बाद हमारा साझा भविष्य शीर्षक के पुस्तक के रूप में प्रकाशित की गई थी और फिर 1992 में रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील में जो आयोजित हुआ था, इसी का परिणाम था। भाई, भू संसाधन, जमीन के बारे में बात कर रहे हैं।
कहते हैं जो हमारे पास भू संसाधन ज़मीनी संसाधन है वो सारे का सारा एक जैसा नहीं है। भारत में भूमि का विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए गए। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान हैं जो कृषि और उद्योगों के विकास में सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर हैं। ये कुछ बारहमासी नदियों के प्रभाव को सुनिश्चित करते हैं। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं और परिस्थितियों के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी है। इस क्षेत्र में खनिज, जीवांश, ईंधन और वनों का अपार संचयन कोष है भाई। ये दिखाया गया कितनी बंजर भूमि है, कृषि योग्य भूमि कौन सी है, पाई ग्राफ के द्वारा दिखाया गया। इसको किस कलर दिखाया गया, जैसे पहला ब्लू कलर है वन के लिए, वन इतना क्षेत्र है। फिर दूसरा रेड कलर बंजर और कृषि योग्य भूमि जो दी गई है। इस तरीके से कलर दिखाए गए हैं। भू संसाधन दिखाए गए हैं। भू संसाधन वन है, कृषि के लिए उपलब्ध भूमि है, प्रतिभूमि के लिए भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि योग्य अयोग्य भूमि है जहाँ चारगाहें हैं, गोबर भूमि है, वृक्ष है, वृक्ष फसलों और उपवनों के अधीन भूमि है। परित भूमि जो खाली पड़ी वर्तमान परित है, कुछ समय के बाद उस पर उगाया जा सकता है, यूँ मान सकते हैं। शुद्ध बोया गया क्षेत्र। भारत में भू उपयोग प्रारूप जमीन का उपयोग कैसे होता है। कहते हैं भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भूभाग उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं, बाकी 7% के उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों में भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। स्थायी चारगाहों के अंतर्गत जो भूमि कम हुई है, पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है और इस पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज़्यादा है। अतः इस भूमि 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है और यदि इसे शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भी भारत के कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है भाई। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीपों में 10% से भी कम बोया गया क्षेत्र है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 1 नंबर के लिए क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई थी? 1952 में। इसके अंतर्गत 33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका इस पर निर्भर करती है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टानें, सूखी और मरुस्थलीय भूमि शामिल होती है। अब आता है भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि निम्नीकरण, भूमि का पतन। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं। भावी पीढ़ी भी इसका उपयोग करेगी। हम भोजन, मकान, कपड़े की मूल आवश्यकताओं का 95% हिस्सा भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इनमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 56% क्षेत्र जलावृत है और शेष क्षेत्र लवणीय और अक्षारीय है। कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनमूलन, अतिचारण, खनन से भी भूमि के निम्नीकरण की मुख्य भूमिका निभाई है। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ देना खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण यानी कि पशुओं को खुले में चराना भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अति सिंचाई, ज़्यादा सिंचाई करना भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है, जिससे मृदा में लवणता और अक्षारीयता बढ़ जाती है। खनिज प्रक्रिया जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सैल खड़ी के प्रयोग से बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित होती है। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की अक्षमता अवरुद्ध हो जाती है और ये भूमि निम्नीकरण में चली जाती है भाई। इन समस्याओं को सुलझाने कई तरीके हैं। वनरोपण, वन लगाना, चारगाहों का उचित प्रबंध करना, पशुचारण पर नियंत्रण करना, रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर रोकना,
भूमि कटाव की रोकथाम शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण, औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है भाई। मृदा संसाधन, अब मिट्टी के बारे में बात करते हैं। मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवंत तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया उच्चावच जनक शैल और अथवा संस्तृत शैल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य घटक हैं। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल का क्रिया, पवन, हिमनद और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया निर्धारित तत्वों पर आधारित होती है। मृदाओं का वर्गीकरण, मृदा जो हमारे भारत में 6 प्रकार की पाई जाती है। जलोढ़ मृदा जो जल द्वारा बहकर लाई गई मृदा है और ये हमारे मोस्टली मृदाएं वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा के हैं। यह मृदा हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों में के निक्षेपों से बनी है। संकरे गलियारों के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैल गई हैं। पूर्व तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों में डेल्टा भी जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं भाई। रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं इसमें। हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता रहता है भाई। ये दिखाया गया है मैप, ये देखिए मैप, पर्वतीय, ये मैप दिखाया गया कलर के अनुसार। ये पर्वतीय मृदा, वन मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, काली, लैटराइट और शुष्क। ये कलर के अनुसार जिस क्षेत्र में जो कलर है वो मिट्टी वहीं पाई जाती है। ये देखिए पर्वतीय मृदा जहाँ पर्वत है ग्रीन कलर, जलोढ़ मृदा फीके हरे में दिखाई गई है जो। जलोढ़ के बारे में, इसमें जलोढ़ मृदा उपजाऊ होती है। अधिकतर जलोढ़ पोटास, फास्फोरस, चूना युक्त होती है। गन्ने, चावल, गेहूं की फसल के लिए प्रमुख होती है। दालें उगाई जाती हैं। गहन कृषि की जाती है। जनसंख्या घनत्व अधिक है और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक और रासायनिक डालकर इसका प्रयोग किया जाता है। काली मृदा, इसका रंग काला होता है, रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं इसे। कपास की खेती के लिए प्रयुक्त है, इसीलिए काली कपास मृदा के नाम से ही जानी जाती है। जलवायु जनक शैल काली मृदा बनने में महत्वपूर्ण योगदान है। यह मृदा दक्कन पठार, बेसाल्ट के क्षेत्र में पश्चिम भाग में पाई जाती है जो लावा जनक शैल में बनी है। यह मृदा मोस्टली महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है। काली मृदा बहुत महीन कण होते हैं, इसीलिए नमी धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। इसमें कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास, चूने के पौष्टिक तत्व शामिल होते हैं। गीली होने पर यह मृदा चिपचिपी हो जाती है, इसको जोतना मुश्किल हो जाता है। लाल पीली, लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है। रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित है। लाल पीली मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान में दक्षिण छोर तक फैली हुई है। लोह धातु के प्रसार के कारण इसका रंग लाल होता है। इनका पीला रंग इसके जल योजन के कारण होता है। लैटराइट मृदा, लैटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट। लैटराइट मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय और पोषण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। भारी वर्षा के अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है ये। लैटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है। अम्लीय, पीएच मान इसका होता है 6.0। इसमें सामान्य पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है और यह मोस्टली हमारे दक्षिण के राज्य महाराष्ट्र के पश्चिम घाट क्षेत्र में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में, उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। इसमें ह्यूमस पर्याप्त रूप से पाया जाता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क की मात्रा बढ़ती चली जाती है। नीचे की परतों में चूने की कंकड़ सतह पाई जाती है। यहाँ नहीं, ठीक है, यहाँ से देखिए बेटे, लेकिन विरल वनस्पति और अर्ध शुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थलाकृति पर उनकी स्थिति के अनुसार उसमें अपर्दन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना बनी रहती है भाई। अब आता है मरुस्थलीय। सभी जानते हैं मरुस्थलीय हमारे भारत में तो थार का मरुस्थल है, उसमें रेतीली मृदा जो है उसे इसमें लवणीय है ये। इसका रंग लाल और भूरा हो सकता है। इसमें लवणीयता ज़्यादा है, नमक भी बनाया जाता है इससे।
चूने के और कंकर की सतह पाई जाती है इसमें नीचे। इसके कारण मृदा के अंत तक संबंधन अवरुद्ध हो जाता है। मृदा को सही तरीके से सिंचित करने से ही कृषि योग्य बनाया जा सकता है। वन मृदा, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है, मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता रहता है भाई। अब आता है मृदा अपरदन और संरक्षण। जैसे हमने ऊपर भूमि निम्नीकरण के बारे में पढ़ा था, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रिया आमतौर पर साथ साथ चलती है। ये दोनों में संतुलन होता है, परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनद और जल मृदा अपरदन करते हैं। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटता हुआ गहरी वाहिका बनाता है जिसमें अवनालिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, इससे उत्खात भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड कहा जाता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र को ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। इसे चादर अपरदन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाना की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। यानी कि जिस तरीके से जो भूमि कटती है उसे उसी का नाम दे दिया जाता है। कृषि के गलत तरीकों से मृदा अपरदन होता है। गलत ढंग से हल चलाना, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिका बन जाती है जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव कर देगा। ढाल वाली भूमि पर समोच्चय रेखा में समांतर हल चलाने से ढाल के साथ साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्चय जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान का मतलब होता है पद, स्टेप बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। इसको मृदा अपरदन और संरक्षण के उपाय, मृदा संरक्षण के उपाय क्या है? रक्षक मेखला विधि, पट्टी कृषि करना, समोच्चय जुताई से कृषि करना। ये कुछ भारत में पर्यावरण की दशा बताई गई है भाई। ये था हमारा लेसन संसाधन और विकास। अब है इसके कुछ क्वेश्चन। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क नवीकरण है, जैव है, हमने ऊपर पढ़ा था, इसके बारे में आप लोग देखेंगे। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में किस प्रकार का संसाधन नहीं है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जा? सीढ़ीदार हमने पहले बात की थी। सीढ़ीदार जहाँ पर्वतीय क्षेत्र होता है वहाँ मोस्टली सीढ़ीदार खेती होती है। इनमें किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? काली मृदा हमने बात की थी, उसके बारे में भी। 3 राज्यों के नाम बताएं जहाँ काली मृदा पाई जाती है। तीनों राज्य मैंने बात की थी, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। पूर्वी तट से दक्षिण डेल्टा में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? लैटराइट मृदा। ये कुछ क्वेश्चन दिए गए। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? भारत में भूमि उपयोग प्रारूप का वर्णन, भूमि कैसे कैसे उपयोग की जाती है? प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के साथ कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे होता है? ये थे भाई आपके इस लेसन के कुछ क्वेश्चंस। ये था आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन, संसाधन और विकास। आज फिनिश करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ। धन्यवाद।